देखिए हम लोग षट सन्निकर्ष देख रहे थे ना। प्रत्यक्ष ज्ञान जी की जो हेतु है इंद्रियां, है ना। जो इंद्रिया अर्थ सन्निकर्ष है, उन इंद्रियों का जो अर्थ से सन्निकर्ष होता है वो कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से, यही हम देख रहे थे। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कौन है? इंद्रियां, है ना। उन इंद्रियों का जो अर्थ से सन्निकर्ष होता है, विषय से सन्निकर्ष होता है, वो कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। यही तो हम देख रहे थे, है ना। सबसे पहला क्या था? जी सबसे पहला क्या था? संयोग, है ना। सबसे पहला था जिसमें संयोग। उसका लक्षण क्या किया है इन्होंने? चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग। चक्षु का घट से जो प्रत्यक्ष होता है ना, चक्षु का घट से जो प्रत्यक्ष होता है, यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से जो संबंध होता है ना, जो सन्निकर्ष होता है, वो कौन सा सन्निकर्ष होता है? संयोग नामक सन्निकर्ष। ठीक है ना। तो हमने देखा था चक्षु कैसा द्रव्य है, तो तेजस द्रव्य चक्षु है ना। और जो हमारा ये है घट, ये कैसा है? पार्थिव द्रव्य है। ठीक है ना। कैसा द्रव्य है? पार्थिव द्रव्य। तो तेजस द्रव्य का पार्थिव द्रव्य से जो सन्निकर्ष हो रहा है, जो संबंध हो रहा है, वो कैसा सन्निकर्ष है? संयोग नामक सन्निकर्ष। ठीक है ना। ये हमने देखा था, जी है ना। उसके बाद में क्या आता है? संयुक्त। संयुक्त समवाय का क्या लक्षण किया था? घट रूप घट घट प्रत्यक्ष जनने। चक्षु से जब घट का प्रत्यक्ष होता है ना, ऐसा ज्ञान होता है कि अयम घटः, ऐसा करके चक्षु इंद्रिय के द्वारा जब घट रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है, तो कौन सा सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष। लेकिन जब उस घट के रूप का ज्ञान होता है हमें, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो जनन है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो सन्निकर्ष है, वह क्या कहलाता है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है ना। घट रूप का जो ज्ञान कराता है वो कौन है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है ना। जी जी अयम शुक्ल घटः, अयम कृष्ण, अयम रक्त घटः, ऐसा करके जो भान हो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, वो कौन है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब आगे क्या कह रहे हैं? उदाहरण भी दिया इन्होंने यहाँ पे। चक्षु संयुक्ते घटे रूप से समवायात। रूप का समवाय संबंध। देखिए रूप क्या है? गुण है ना। और घट क्या है? गुणी। तो गुण गुणी में कैसे रहता है? हमने जाना था ना, समवाय संबंध से रहता है। तो वही संबंध है समवाय, और संयुक्त और लगा दिया है इन्होंने आगे से, तो सीधा सीधा समझ में आना चाहिए तो, है ना। गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है तो समवाय आया, और संयुक्त होकर के रहता है तो संयुक्त आया। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ऐसे करके बना। ठीक है ना। संयुक्त समवाय संबंध से, है ना। जब उसके घट के जी रूप का ज्ञान होगा तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय। अब आगे चलिए, तीसरा कौन सा है? संयुक्त समवेत समवाय। देखिए संयुक्त समवाय तो वही है, संयुक्त और समवाय, लेकिन समवेत और आ गया इसमें, है ना। क्या आ गया? समवेत और बढ़ गया एक, है ना। तो ये समवेत का मतलब क्या है? समवेत मतलब उसके अंदर रहने वाली जो शुक्ल है ना, उस शुक्लत्व जाति का ज्ञान, है ना। किसका? शुक्लत्व जाति का। कृष्ण है, कृष्णत्व जाति का जो ज्ञान होगा वो किसके द्वारा होगा? इस तीसरे सन्निकर्ष के कारण। ठीक है ना। उसके रूपत्व का ज्ञान होगा, वो किसके द्वारा होगा? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के कारण। ठीक है ना। जी जी रूप का ज्ञान किसके द्वारा होगा? कौन से सन्निकर्ष से होगा रूप का ज्ञान? संयुक्त समवाय संयुक्त समवाय के द्वारा। और उस है, उस जाति का ज्ञान किसके द्वारा होगा? संयुक्त समवेत समवाय समवेत समवाय समवाय। के द्वारा। ठीक है ना। हाँ। और शुक्लत्व कृष्णत्व जाति का ज्ञान उसमें रहने वाले संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होगा। ठीक है ना। आगे क्या है? समवाय। फिर क्या आता है? समवाय। अब यहां तक तो ये रूप की बात थी सारी, ठीक है ना। पहले घट का ज्ञान, फिर घट के रूप का ज्ञान, फिर उसके रूपत्व जाति का ज्ञान। ठीक है ना। उसकी जाति का ज्ञान, घट का, घट के रूप का और उसकी रूपत्व जाति का।
ठीक है ना, यहां तक तो ये बात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जो समवाय सन्निकर्ष है ये किसका ज्ञान कराता है? देखिए इसे और पढ़ लेते हैं, रह गया यहाँ पे। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, क्लियर है ये ना? रूप हो जहां पर उसकी जाति प्रत्यक्ष करनी हो, वहां पर संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है ना। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्व से समवायात। रूपत्व का ज्ञान होता है चक्षु से समवेत जो घट है ना। चक्षु से समवेत जो घट है, चक्षु संयोग से जो घट का ज्ञान हुआ, उसमें फिर क्या हुआ? रूप का ज्ञान। समवेत समवाय संबंध से जो रूप रह रहा है, उस रूपत्व जाति का ज्ञान किसके द्वारा होगा? इस संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। इतना हमने इससे जान लिया। उसके बाद में कह रहे हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे। जब हमें श्रोत्र, यहां तक तो चक्षु इंद्रिय का काम था, ठीक है ना। यहां से आगे इंद्रिय बदल गया, जो हमारी इंद्रिय है वो बदल गई। यहाँ कौन आ गया? अब श्रोत्र इंद्रिय, ठीक है ना। तो घट, अयम घटः, ऐसा करके जो शब्द ज्ञान हो रहा है ना। घटः, ऐसा करके जो शब्द ज्ञान हो रहा है, वो शब्द, और शब्द गुण किसका है? शब्द गुण किसका है? आकाश, श्रोत्र का, आकाश का है ना। और श्रोत्र इंद्रिय से ग्राहक है, श्रोत्र इंद्रिय उसका ग्राह्य है ना। श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है वो, उसका ग्राहक कौन है? श्रोत्र है ना। तो जो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार है, श्रोत्र के द्वारा जो शब्द का साक्षात्कार होगा, वह क्या कहलाएगा? समवाय सन्निकर्ष है ना। यानी कर्ण विवरणवर्ती आकाश कौन सा? ये जो हमारे ऊपर है, ये आकाश क्या? नहीं सर, श्रोत, जो कर्ण विवरणवर्ती जो श्रोत्र इंद्रिय है ना, वो श्रोत्र इंद्रिय के अंदर जो अंदर आकाश, आकाश मतलब जो हमारा कान होता है ना, इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा एक वो होता है, मांस की परत होती है हल्की सी, है ना, उसी को आकाश बोलते हैं। तो जो कर्ण विवरणवर्ती आकाश है ना, उसके द्वारा ग्राह्य है शब्द, ठीक है ना। और वो कहाँ है? हमारी श्रोत्र इंद्रिय में है। श्रोत्र इंद्रिय से ही शब्द का प्रत्यक्ष होता है। और ये समवाय नामक जो सन्निकर्ष है, जो समवाय सन्निकर्ष है, ये किसके द्वारा ग्राह्य है? उस श्रोत्र के द्वारा, उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, उसी का ये विषय है ना। शब्द किसका विषय है? श्रोत्र इंद्रिय का। जी इंद्रिय से अर्थ क्या, इस इंद्रिय का अर्थ कौन है? शब्द। उस शब्द का ही तो ग्रहण करती है इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ठीक है ना। जी 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 श्रोत्रेण, श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार जो होता है, शब्द का जो प्रत्यक्ष होता है, वो समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है, ठीक है। जब सन्निकर्ष कौन सा होगा? समवाय नामक सन्निकर्ष जब होगा, है ना, तो इंद्रिय से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब दूर वाले का कैसे होगा? तो दूर वाले का हमने बताया था कदम्ब मुकुलन न्याय और वीची तरंगन न्याय के द्वारा, एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता रहता है। इसी प्रकार से दूर के शब्दों का भी हमें ज्ञान होता रहता है, ठीक है ना। जी। आवाज सही आ रही है मेरी या कट रही है आवाज? नहीं नहीं, आ रही है सर। ठीक आ रही है। सही। तो ये समवाय सन्निकर्ष होगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? जी। कर्ण विवर्ण वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्, गुण गुणिनोश्च समवायात्, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ना, शब्द क्या है? जो कर्ण विवरणवर्ती जो आकाश है ना, है ना, उसका गुण कौन है? शब्द, ये हमने जान लिया। और गुण गुणी, गुण कहाँ रहता है? अपने गुणी में, समवाय संबंध से रहता है, ये पक्की बात है ना। गुण क्या है? शब्द, है ना। किसका गुण है? आकाश का। आकाश कहाँ है? कर्ण विवरणवर्ती आकाश, है ना। कर्ण विवरणवर्ती है, तो वह जो गुण है शब्द रूपी, वह कहाँ रहेगा? कर्ण विवरण में, है ना। जी ये क्लियर है ना सबको? जी। किस संबंध से रहेगा गुण गुणी में? तो समवाय संबंध से, ये हमने जान लिया था, समवाय संबंध से। जी ठीक है। जिस प्रकार से रूप का ज्ञान होने के उपरांत तो उसके रूपत्व का ज्ञान हो रहा था, रूपत्व जाति का पीछे, है ना, जी। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष में।
उसी प्रकार से जब शब्द का ज्ञान किसके द्वारा होगा, समवाय सन्निकर्ष के द्वारा, है ना। तो यहाँ देखिए समवेत जी। मतलब जाति, हमने देखा था ना पीछे जी जी पीछे था ना, समवेत जी समवेत अलग से दिया था जहाँ जाति का ज्ञान हो रहा था। ऐसे देखिए समवाय क्या है, जी। उसका शब्द ज्ञान, है ना, शब्द ज्ञान क्या है, समवाय, और समवेत क्या आ गई, ये समवाय जाति। उस समवाय का, उस जाति शब्द का समवेत ज्ञान, समवेत मतलब जाति रूप से जब ज्ञान करेंगे जा- तो कौन सा सन्निकर्ष हो जी। जाएगा, समवेत समवाय सन्निकर्ष। समवेत समवाय सन्निकर्ष। जी क्लियर है ना। शब्दत्व साक्षात्कार, जी शब्दत्व जाति साक्षात्कार, तो शब्द की जाति है उसका साक्षात्कार जब करेंगे तो समवेत और जोड़ दीजिए, समवाय तो वो है ही, तो शब्द ज्ञान जब हो रहा है तो समवाय सन्निकर्ष, और शब्दत्व जाति का ज्ञान हो रहा है तो वहां से उठा के समवेत और जोड़ दीजिए तो समवेत समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा, है ना। जी सर। जी क्लियर है ना। जी सर, क्लियर। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, श्रोत्र समवेते शब्दे, श्रोत्र में समवेत संबंध से, समवाय संबंध से जो शब्दत्व जाति है वो रहती है, ठीक है ना, समवाय संबंधात, समवाय संबंध से ये श्रोत्र में शब्दत्व जाति रहती है, ठीक है। अब आगे क्या है, देखिए हमने कितने कौन से देख लिए, संयोग देख लिया, वेद समवाय देख लिया, समवाय देख लिया, और कितने देखे, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवेत 5 समवाय, समवाय देख लिए। समवाय, 5 समवेत देख। समवाय, 5 देख लिए, है ना, 5 देख लिए। जी अब क्या बचा शेष, जी। अभाव, है ना, विशेषण अभाव। विशेष्य भाव, जी है ना, विशेषण विशेष्य भाव बता, क्या कह रहे हैं ये, अभाव प्रत्यक्ष, जब अभाव का प्रत्यक्ष करना हो, है ना, किसका प्रत्यक्ष करना हो, अभाव का, अभाव का ही प्रत्यक्ष होता है ना, यहाँ ये जी है कि नहीं, इसका भी प्रत्यक्ष हमें होगा ना। जी अब मान लीजिए कोई कह दे जी आपसे कि आपके सामने पुस्तक नहीं है, उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा, तो उसका भी तो अभाव प्रत्यक्ष कराने वाला कोई होगा ना, तो उसी का प्रत्यक्ष जी किससे बिल्कुल। होता है, तो विशेषण विशिष्ट भाव नाम के सन्निकर्ष से, ठीक है ना। इसका प्रत्यक्ष कौन कराता है अभाव का, तो विशेषण विशिष्ट भाव नाम विशेषण का जो विशेष सन्निकर्ष है, भाव पर। इससे ही अभाव के प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। जैसे जी देखिए इंद्रिय का संबंध अर्थ से होता है, विषय से होता है ना, जब विषय होगा, विषय का अभाव होगा तो सीधी सीधी ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषण और विशिष्ट दोनों का अभाव होगा तो हमें अभाव का ज्ञान होगा, यार ना तो विशेषण है ना कोई विशेष्य है। अब वो कैसे है, तो अभी देखिए समझिए उसको, इसको हम पढ़ लेंगे तो समझ में और आ जाएगा। जैसे ये भूतल है, ठीक है, आपके सामने की भूमि है ये, ठीक है ना, ठीक है ना, जी आवाज आ रही है हमारी। जी चलिए जी आ रही आपके है। सामने जो भूमि है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, घट का अभाव है ना, जी ये समझ लीजिए आप जहाँ बैठे हैं वहां आपके सामने की भूमि है ये, वहां घट का अभाव है कि नहीं, जी 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 घट का अभाव है ना, तो क्या कहेंगे इसको, ये घटाभावी भूतल, कैसा भूतल, जहां घट का अभाव है ना, कैसा भूतल जी अब है, जहाँ घट का भाव। है ना, घटाभाववत भूतल, घट अभाव वाला भूतल, यानी इस भूतल पर घट नहीं है, ऐसा हम करेंगे ना। जी जी ये तो समझ में आ गया ना कि घट अभाव वाला ये भूतल है, ऐसी प्रतीति हमें हो रही है, ऐसा हम करके कहेंगे, ठीक है ना। जी अब देखिए, अब ये जो घट का अभाव है ना, यहाँ जो घट नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये घट है, ये घट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है हमें, है ना, ये जो घट का अभाव है ये क्या है, विशेषण, और एक घट वाला भूतल, ऐसा कहेंगे, ये भूतल कैसा है, ये दो भूतल है, एक घट ये घट वाला है और ये घटा अभाव वाला है, तो ये घट वाला भूतल, तो इसका विशेषण हुआ ना ये घट वाला है, क्योंकि ये एक विशेषता है इस भूतल की, है ना, जी 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 एक विशेषण है ना इसका, ये घट वाला भूतल, है ना, और ये जी कैसा है, घटा भाव वाला है ना, तो यहाँ घटा भाव इसका विशेषण हुआ ना, जी जी जी। जिस प्रकार से इसका विशेषण क्या है, घट वाला, इसी प्रकार से इसका विशेषण क्या हुआ, घटा भाव वाला। जैसे घटा भाव। दो गाय हैं, है ना,
एक एक गाय का विशेषण क्या रखो, सींग वाली गाय, एक गाय का विशेषण रखो बिना सींग वाली गाय। तो दोनों के विशेषण अलग अलग है ना, एक के पास सींग है तो घटित ज्ञान होगा, और दूसरे के पास सींग नहीं है ये भी ज्ञान होगा। तो ये कैसा है, घटाभाव वाला है, तो घटाभाव इसका विशेषण हुआ। इस प्रकार से बिना सींग वाली गाय का विशेषण क्या होता है, बिना सींग वाली गाय, और इसका विशेषण क्या हुआ, घटाभाव, घटवान, है ना। तो घटाभाव क्या है, इसका विशेषण है, ये क्लियर है ना, विशेषण। जी जी, ये समझ में आ गया ना। हाँ। चलिए आगे, अब विशेषण है तो विशेष्य कौन होगा, जिसका वो विशेषण है। विशेष्य कौन हुआ यहाँ पे, ये भूतल, भूतल, दोनों भूमि, है ना। वो भूमि क्या हुई, विशेष्य हुई। विशेषण कौन है, घट, घटाभाव, है ना। घट। विशेषण कौन है, घट का जी। अभाव, और विशिष्य कौन है, जहां पर वो अभाव है, वो भूतल विशेष, जी है ना। ये क्लियर है ना। जी। जी दोबारा समझा या क्लियर है ये, दोनों चीज नहीं, विशेष विशेष clear है समझ में आ गया ना। जी सर। जी सर। अब देखिए हमारा लक्षण क्या कह रहा है, हमारा लक्षण क्या किया था, है ना, क्या लक्षण किया था हमने अभी, अभाव का, विशेषण विशेष भाव का क्या कह रहा था वो, भूल के बताइए कोई। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव। हाँ, जहां अभाव का प्रत्यक्ष होगा, तो अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है ना यहाँ पे, भूतल पे घट नहीं है, जी हो रहा है ना। तो यहाँ कौन सा हाँ, सन्निकर्ष जी। हो जाएगा, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, विशेष भाव। ठीक है ना। जी जी ये क्लियर हो गया ना सबको। जी सर। चलिए ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु किसी पर जब आधारित होती है तो उसे एक विशेषण कहा जाता है ना। आधारित वस्तु को क्या कहा जाता है, विशेषण। जैसे भूतल था, भूतल पर आधारित कौन था, घट, है ना, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। घटाभाव, घटवान या घटाभाव, जो उसकी कोई विशेषण का मतलब विशेषता, कोई विशेषता बताती है, नहीं तो विशेषता बतला क्या रहा है यहाँ पे, उसका घट वाला होना अथवा घटाभाव होना, उसमें ये विशेषता बतला रहा है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसका विशेषण। उस भूतल रूपी वस्तु की विशेषता कौन बतला रहा है, वो घटवान अथवा घटाभाव, है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, विशेषण। और विशेषण। विशेष्य क्या है, जिसमें वो विशेषता बताई जा रही है, वो क्या कहलाएगा, विशेष्य, विशेष्य। है ना। जी सर। ये क्लियर हो गया ना। जी क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं, अभाव प्रत्यक्ष, जब अभाव का प्रत्यक्ष होता है ना, अभाव प्रत्यक्ष कहा सन्निकर्षः, तो अभाव प्रत्यक्षे, अभाव का जहां प्रत्यक्ष होता है वहां विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है, ठीक है ना। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा ही हमें भाव का प्रत्यक्ष होता है। जैसे घटाभाववत भूतलम इत्यत्र, है ना, घट के अभाव वाला भूतल, ये समझ लिया हमने कैसे हुआ। चक्षु संयुक्त भूतले, चक्षु से जो संयुक्त भूतल है वहां पर घटाभाव से विशेषणत्वात्, घटाभाव क्या है, उसका विशेषण है ना। इसी प्रकार से हमें विशेषण विशेष भाव का, इस सन्निकर्ष का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। जी सर। एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम, इन 6 सन्निकर्षों से जनित जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम। तदेव प्रत्यक्षम, तदेव ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है, तदैव प्रत्यक्ष प्रमाणम, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना। सन्निकर्ष षटक जन्य ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना। सन्निकर्ष षटक जन्य ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है ना। जी हाँ महोदय, जो 16 सन्निकर्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएगा ना। हाँ हाँ, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के ही कारण वो होते हैं। इनके इन षड सन्निकर्षों से क्या होता है, देखिए कोई भी सहकारी कारण होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 6 सन्निकर्ष है ना, ये सन्निकर्ष क्या करते हैं, पहले हमें ज्ञान कराते हैं प्रत्यक्ष कि ये वस्तु प्रत्यक्ष है अथवा प्रत्यक्ष है, सबका ज्ञान कराते हैं वो।
तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। आप प्रमाण किसका देंगे? आप ये बताइए, हमें किसी चीज का आपको प्रमाण देना है, प्रमाण देंगे किसका? प्रत्यक्ष का। जैसे आपको प्रमाण देना है कि जल शीतल है ना, तो शीतल है ऐसा आपने पहले प्रत्यक्ष किया ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। आपने क्या किया? आपकी आत्मा का मन से संयोग हुआ। मन का किससे संयोग हुआ? आपके त्वक इंद्रिय से, है ना। त्वक इंद्रिय से क्या किया आपने? जल का स्पर्श का प्रत्यक्ष हुआ ना, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना, जी तभी तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण बना पाएंगे उस प्रत्यक्ष ज्ञान को। प्रमाण किसको बना सकते हैं हम? जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। जी समझ। जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तभी हम प्रमाण बना सकते हैं उसको। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रमाण है। हम आगे क्या कह रहे हैं देखिए, तत्कारणम इंद्रियम, और उसका कारण कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान की कारण इंद्रियां। तस्मात इंद्रियम, इसीलिए इंद्रिय को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, है ना। इसीलिए इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना, जी क्लियर है ना ये? हमने देखा था, देखिए कोई भी चीज जब प्रत्यक्ष होती है, हमने ये चीज क्लियर की थी, देखिए और समझ लेते हैं इसको। जैसे मानिए, जैसे हमें हमारी आत्मा, ठीक है, आत्मा से सन्निकर्ष किसका संयोग हुआ? आत्मा से मन का। मन मन के साथ जुड़ी आत्मा, जी ठीक है। फिर मन किसके साथ जुड़ा? इंद्रियों के साथ। आत्मा संयुक्त, आत्मा से संयुक्त जो मन है वो किसके साथ जुड़ेगा? फिर इंद्रिय के साथ में हमारी, जी ठीक है ना। अब वो इंद्रिय क्या है? वो इंद्रिय कौन सी है? कोई भी इंद्रिय रख लो, जैसे जैसे बोलिए, कोई भी इंद्रिय बोलिए। त्वचा। त्वक इंद्रिय, चलिए त्वचा। त्वक इंद्रिय रख लीजिए, जी त्वक इंद्रिय रख लीजिए। चलिए, त्वक इंद्रिय से आत्मा, आत्म मन संयुक्त, आत्मा से संयुक्त मन किससे जुड़ा? इंद्रिय से, ठीक है ना। अब मन से संयुक्त जो इंद्रिय है वो किससे जुड़ी? इसका जो विषय है, इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श। मन से संयुक्त इंद्रिय किससे जुड़ी? स्पर्श से, ठीक है ना। अब स्पर्श का, है ना, इस स्पर्श का जो प्रत्यक्ष हुआ कि शीत है, उष्ण है, ऐसा प्रत्यक्ष किसके द्वारा हो रहा है? हमें इसको स्पर्श, इसको प्रत्यक्ष कराने वाली कौन इंद्रिय है? त्वक इंद्रिय है। त्वक इंद्रिय। इसीलिए कहा तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसीलिए इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, जी समझ में आ गया है कैसे प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण हुई? जी जी इसी प्रकार से घ्राण का, है ना, रसना का, चक्षु का, सबका समझ लेना चाहिए। यहाँ इसकी जगह ये रख लो, चलो इसको भी घटा के देख लेते हैं। यहाँ कोई और इंद्रिय बताइए हमें। जी घ्राण। रसना। जी घ्राण रख लीजिए, ठीक है। आत्मा का संयोग किससे हुआ? मन से, है ना। तो आत्म संयुक्त मन, है ना, आत्म संयुक्त मन का संयोग किसके साथ हुआ? इंद्रिय से। फिर मन इंद्रिय। संयुक्त इंद्रिय, मन संयुक्त जो इंद्रिय है ना, वो किससे जुड़ी? घ्राण। घ्राण रूपी जो इंद्रिय है किससे जुड़ी? अपने विषय से। घ्राण का विषय क्या है? गंध। 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 है ना। तो मन से संयुक्त घ्राण इंद्रिय किससे जुड़ी? गंध से, है ना। गंध का प्रत्यक्ष किससे हुआ? हमें गंध का प्रत्यक्ष किससे हुआ? घ्राण से। तो घ्राण क्या हुई घ्राण हमारी? से प्रत्यक्ष इंद्रिय हुई ना, प्रत्यक्ष इंद्रिय। जी है ना। इसीलिए क्या समझा हमने कि तस्मात इंद्रियम, इसीलिए इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय के अतिरिक्त कोई और चीज प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं करा सकती, है ना। जी क्लियर है ना। चलिए, अब यदि मन रख लिया जाए यहाँ पे अभी,
मन को रख लेते हैं, चलिए, ठीक है ना, ठीक है, मन भी इंद्रिय है ना, तो मन को भी रखना पड़ेगा। चलिए, आत्मा से क्या संयुक्त हुआ? मन। मन, ठीक है। तो मन से अब इंद्रिय, इंद्रिय रूपी जो मन है, अब ये तो एक ही बात है ना दोनों में, यहाँ और यहाँ एक ही बात हो रही है ना, इंद्रिय भी मन है और आत्मा से संयुक्त भी है, तो इंद्रिय के ग्रहण की आवश्यकता नहीं कोई और अतिरिक्त है आवश्यकता? नहीं। जी नहीं। चलिए, क्योंकि मन से ही हमें प्रत्यक्ष करना है ना, तो जो मन रूपी इंद्रिय है ना, उसका विषय क्या बनेगा जब वो विषय से सन्निकर्ष करेगी? तो सुख दुख आदि। बुद्धि, सुख दुख, है ना, सुख दुख आदि, जी। ये उसका विषय बन जाएंगे। क्लियर है ना, ये उसका विषय बनेंगे। तो इनका प्रत्यक्ष, बुद्धि सुख दुख इत्यादि का प्रत्यक्ष कराने वाला कौन है? मन। मन इंद्रिय, है ना, तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसीलिए इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, क्लियर है ये? जी। क्लियर हो गया ना ये? जी। जी। ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। अब हम लोग अनुमान में प्रवेश करने वाले हैं। प्रत्यक्ष के अनंतर ही अनुमान करते हैं ना किसी चीज का, या पहले ही अनुमान कर लेते हैं हम लोग? अनुमान कब कर पाएंगे? जब हम किसी पहले वस्तु को देखते हैं फिर अनुमान करते हैं। उसके बाद ही अनुमान करेंगे। हाँ, किसी चीज का प्रत्यक्ष होगा फिर क्या होगा? अनुमान, ठीक है। जी। चलिए, अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने ये देखा था जो हमारी छह इंद्रियां हैं, है ना, ध्यान, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन, ये छह इंद्रियां थी हमारी क्रमशः, है ना। इनकी छह इंद्रियों के प्रत्येक के विषय थे अपने, गंध, रस, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, सुख, दुख इत्यादि, है ना, ये सबके विषय थे, ठीक है। इनका जो ज्ञान होता था वो किसके द्वारा होता था? छह इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा था, है ना, यही था ना प्रत्यक्ष ज्ञान, जो छह इंद्रियों के द्वारा हो रहा था, जी। है ना। यथार्थ ज्ञान जो हो रहा था वो छह इंद्रियों से ही तो हो रहा था हमें अभी तक, है ना। जी। अब देखिए, एक बार जो चीज हमें प्रत्यक्ष हो गई, है ना, एक बार क्या हुआ, कोई चीज प्रत्यक्ष हुई हमें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ गाय को देखा, ठीक है, गाय को देखा, ठीक है, और ये कब देखा हमने? कल देखा हमने गाय को, ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरे देशांतर गए, देशांतर हुआ हमारा, है ना, यहाँ दूसरा ये स्थान था, ये दूसरा देश था, और यहाँ हम दूसरे देश में आ गए। अब जब यहाँ हम गाय देखेंगे, ठीक है, वैसा ही कोई पिंड देखेंगे, है ना, गोत्व विशिष्ट कोई पिंड देखेंगे, है ना, तो आज हम, देशांतर है एक तो सबसे बड़ी बात, दूसरा देशांतर है ना, और प्रत्यक्ष भी नहीं है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसका? मान लीजिए यहाँ गाय नहीं है और कोई पूछता है हमें कि गाय कैसी होती है, देशांतर आ गए हम लोग, दूसरी जगह आ गए, वहां से अलग आ गए, जंगल गए थे, जंगल से घर आ गए हम, है ना। अब अगले दिन किसी बच्चे ने पूछा आपसे कि भैया आप वहां जंगल गए थे, आपने गाय देखी, वो गाय कैसी होती है ना, तो ना तो गाय उपस्थित है यहाँ पे, ना वो समय है अभी जिस समय हमने देखी थी, है ना, ना वो स्थान है, तीनों चीज ही नहीं है ना अभी, जी। है ना। देशांतर है, कालांतर है, और अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है वो। तो तीनों के न होने पर अनुपलब्धि में हमें क्या होगा? अनुमान करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? अनुमान। अनुमान करेंगे हम कि ऐसी गाय है ना। तो अनुमान से जिनका ज्ञान होता है ना, अप्रत्यक्ष भूत विविध वस्तुओं का जिनके द्वारा ज्ञान होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अनुमान, अनुमान। ठीक है ना। जी। और आगे हम धीरे धीरे जब अभी पढ़ेंगे इसको, और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष भी जब भी क्लियर होगा जब हम अनुमान को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे पर आधारित है ये, ठीक है ना। जी।
चलिए, अनुमान के ज्ञान में कौन कारण है? तो प्रत्यक्ष ही कारण है ना। प्रत्यक्ष के बिना हम लोग अनुमान नहीं कर सकते, आप लोगों ने बताया भी था अभी, है ना। ये भी जी क्लियर है जी सबको, जी है ना। और आगे जब हम देखेंगे इसको तो वहां हम देखेंगे कि अग्नि धूम का उदाहरण दिया जाएगा, है ना। वो जी धुएं का अनुमान करता है अग्नि के साथ में, तो फिर अन्यत्र भी अनुमान करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान करता है पहले धुएं का अग्नि के साथ में, फिर अन्यत्र अनुमान करता है व्यक्ति जाकर के, है ना। जी तो जब हम इस परिच्छेद को पढ़ेंगे जी तो अभी हम कई चीजें देखने वाले हैं, है ना। अनुमिति को, व्याप्ति को, पक्षधर्मता को, परामर्श को, पक्ष को, सपक्ष को, विपक्ष को, है ना। और अनुमिति के जो प्रतिबंधक होंगे कौन, हेत्वाभास, उनको भी देखने वाले हैं, है ना। जो अनुमिति है ना हमारी, इसके प्रतिबंधक हैं हेत्वाभास, उनको भी हम इसी में देखेंगे अनुमान परिच्छेद में, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसको, क्या कह रहे हैं ये, पढ़िए कोई इसको। अनुमिति करणम अनुमानम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति, पहले इतना ही रखिए, अनुमिति करणम अनुमानम, है ना। क्या कहा इन्होंने, अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है ना। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम था ना, प्रत्यक्ष जी ज्ञान का जो करण था वो प्रत्यक्ष प्रमाण था। ऐसे ही अनुमिति नामक जो ज्ञान है ना, अनुमिति नामक जो ज्ञान है ना। अनुमिति, ये म्यूट कर लीजिए जरा अपने आपको, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो अनुमिति नामक जो ज्ञान है ना, उसी को, अब देखिए अनुमिति का मतलब समझ लीजिए पहले। अनुमिति का मतलब आप लोग सोच रहे हो क्या अनुमिति है ये। देखिए दो अलग अलग कर लीजिए इसको, एक अनु कर लीजिए और एक मिति कर लीजिए, ठीक है। अनु मतलब पुनः, करते हैं ना हम लोग अनुसंधान, है ना। एक बार संधान फिर अनुसंधान पुनः, है ना। जी मिति मतलब ज्ञान, मिति मतलब ज्ञान ज्ञान, तो पुनः ज्ञान होना, ठीक है। समझ में आ गया अनुमिति का मतलब। जी तो पुनः ज्ञान का जो करण है ना, इस अनुमिति का यानी पुनः ज्ञान का जो करण है उसको क्या कहते हैं, अनुमान। वही अनुमान नामक प्रमाण है, ठीक है। ठीक है ना। जी जी ठीक है। पुनः ज्ञान का जो असाधारण करण है, उस असाधारण करण को ही अनुमान कहते हैं। क्लियर है ना। और हिंदी करें इसकी, जी प्रत्यक्ष ज्ञान से हुआ जो ज्ञान, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हुआ जो ज्ञान उस ज्ञान का पुनः स्मरण कराए, उसको अनुमिति कहते हैं। और उस उसी अनुमिति को, है ना, जो पुनः ज्ञान है उस अनुमिति को ही, उस अनुमिति के कारण को ही अनुमान कहते हैं, ठीक है ना। जी जी अब तो क्लियर हो गया एकदम। जी 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 चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये अनुमिति क्या है, तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, ठीक है। अनुमिति का कारण अनुमान होता है, लेकिन ये अनुमिति है क्या जिसका कारण अनुमान है ना। जैसे हमने प्रत्यक्ष का किया था, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियम, तो फिर प्रश्न आया था कि प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या है ना। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षम प्रत्यक्ष ज्ञानम, ऐसा करके बाद में बताया था उन्होंने कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ऐसे यहाँ भी प्रश्न आया, बोले अनुमिति है क्या आखिरकार ये जिसका कारण अनुमान है। तब बता रहे हैं कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्शजन्य जो ज्ञान होता है ना, परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है, अनुमिति। उसी को क्या कहते हैं, अनुमिति, ठीक है ना। जी ये क्लियर है। अब प्रश्न आपके मन में भी यही हो रहा होगा कि ठीक है चलो अनुमिति तो बता दिया तुमने कि परामर्शजन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, लेकिन ये परामर्शजन्य क्या है, परामर्श क्या है, आएगा ना प्रश्न कि परामर्श क्या है जिसका जिससे जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। आ रहा है ना प्रश्न ये। जी तो वही बताएंगे आगे, देखिए प्रश्न भी खुद करते हैं और उत्तर भी दे देते हैं उसका साथ के साथ ही।
पढ़िए लिंग क्या परामर्श। कह रहे हैं, पढ़िए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। क्या कहा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट, है ना, किससे, व्याप्ति से, ठीक है ना, व्याप्ति से जो विशिष्ट, विशिष्ट मतलब युक्त, है ना, विशेष। व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है ना, व्याप्ति से जो युक्त, विशिष्ट मतलब युक्त, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वही क्या कहलाता है, परामर्श, ठीक है ना। अब ये व्याप्ति क्या है, फिर प्रश्न आ गया, है ना, ये व्याप्ति क्या है, पक्ष धर्मता क्या है, परामर्श तो जान लिया, लेकिन 2 प्रश्न और रख दिए इसमें ही फिर। तो परामर्श समझ में आ गया ना, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वही क्या कहलाता है, परामर्श, परामर्श। ठीक है। अब देखिए व्याप्ति किसे कहते हैं। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र साहचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति। ये है क्या, व्याप्ति। ये हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक बार स्मरण करा दे इसका तदपि, ठीक है। व्याप्ति देखिए, समझिए 2 बातें हैं इसमें। पहला क्या है, धूम, ठीक है, दूसरा क्या है, वह्नि, ठीक है, 2 चीजें हैं ना, धूम और वह्नि, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग रहेगी, जी जहां जहां धुआं है वहां वहां आग रहेगी ना। जी रहेगी। जी सर। अब उल्टा कर लीजिए इसका, जहां जहां यत्र आग है वहां वहां धुआं रहेगा, नहीं। जी नहीं। नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो धूम और जी। वह्नि की साहचर्यता है ना, अभी इतना समझिए इसको, व्याप्ति को, कि धूम और वह्नि की साहचर्यता जो है ना, इनकी जो साहचर्यता है वही क्या कहलाता है, व्याप्ति, ठीक है ना। जी ये क्लियर है, क्लियर है ना ये। जी सर। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि पक्ष धर्मता, ये तो व्याप्ति समझ ली हमने, व्याप्ति क्या है, और अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है ना। तो यदि जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग घबराए नहीं, आगे हम समझने वाले हैं और अच्छे से इसको, ठीक है। अभी मैंने एक प्रसंग के साथ बताया इसको, जब आएगा तो आगे और समझने वाले हैं अच्छे से, ठीक। अब कह रहे पक्ष धर्मता क्या है, देखिए पक्ष क्या है हमारा, 2 चीजें हमें समझ में आई, तीसरी चीज है पक्ष, ठीक है। पक्ष क्या है, पर्वत, ठीक है, पक्ष क्या हुआ, पर्वत, ठीक है। अब देखिए पहले एक चीज समझिए क्लियर, छोटी सी अनुमान करने की 4 जगह है हमारे पास, ठीक है। कितनी जगह है, सबसे पहले क्या है, महानस, ठीक है, दूसरी क्या है, चत्वर, तीसरी क्या है, गोष्ठ, ठीक है ना। ये महानस है, ये चत्वर है, ये गोष्ठ है, ठीक है, और ये क्या हुआ, पर्वत, ठीक है। ये क्लियर है ना, महानस, चत्वर, गोष्ठ और पर्वत, ये क्लियर है ना। जी अब एक व्यक्ति, ठीक है, एक अनभिज्ञ व्यक्ति वो क्या करता है, महानस में जाता है, महानस मतलब रसोई घर में, पाकशाला में जाता है, वहां दिखता है वो कि अग्नि जल रही है, ठीक है, अग्नि जल रही है, और वहां क्या देखता है वो, अग्नि के साथ में धुआं भी निकल रहा है, ठीक है ना। अग्नि के साथ में किसको देखता है, धुएं को, धुएं को।
अग्नि जल रही है और धुआं भी निकल रहा है उससे, ये देखा है उसने। कहाँ? महानस रसोई में। फिर जाता है वो चत्वर पर, चत्वर मतलब किसी चौराहे पर, ठीक है। चौराहे पर लोग अलाव जलाते हैं ना सर्दियों में। जी। हाँ, तो वहां जाता है, वहां जब वो हाथ सेकता है अपने, तो वहां भी देखता है कि वहां भी अग्नि जल रही थी, है ना। अग्नि जल रहा था और अग्नि में से क्या था? धुआं भी निकल रहा था। जो अग्नि जल रहा था उसमें से धुआं भी निकल रहा था। वहां भी उसने धुआं देखा कि अग्नि है तो धुआं है। तीसरी जगह गया गोष्ठ में, गौशाला थी उसके पास में, तो सर्दियां थी, खुद को सर्दी लगेगी तो गाय को भी सर्दी लगेगी, तो गाय के लिए उसने अलाव जलाया। तो वहां क्या देखा उसने? वहां भी अग्नि के साथ में किसको देखा? धूम को। धुएं को। वहां भी अग्नि था और धुआं भी था। 3 जगह उसने ऐसा अनुमान किया, महानस में किया, चत्वर में किया और गोष्ठ में किया, कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं उसने देखा, धुआं है। है ना। अग्नि के साथ धुएं को देखा उसने, ऐसा अनुमान किया उसने, ठीक है ना। जहां जहां धुआं था वहां वहां अग्नि जरूर हो रहा था, ऐसा करके अनुमान किया। अब उसने देखा कि पर्वत पे से धुआं निकल रहा है। उसके घर से कुछ दूर पर्वत थे, तो वहां उसने देखा कि पर्वत से धुआं निकल रहा है ना। तो उसने क्या अनुमान किया कि जिस प्रकार से तीनों जगह अग्नि में से धुआं निकल रहा था, उसी प्रकार ये पर्वत भी कैसा है? अग्नि वाला है। इस पर्वत में भी अग्नि होगी, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं निकल सकता। नहीं होता। नहीं निकलता। यानी धुआं है तो अग्नि जरूर होगी, ऐसा उसने अनुमान किया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब उसने 3 जगह प्रत्यक्ष कर लिया था, 3 जगह प्रत्यक्ष किया, है ना। फिर अदृश्य स्थान में उसने उस चीज की कल्पना की, उसका अनुमान किया उसने अग्नि का। ये क्लियर है ना? जी जी ये क्लियर हुआ ना? जी। पर्वत क्या कहलाया? पक्ष, ठीक है ना। ये पर्वत क्या कहलाया? पक्ष। पक्ष। अब यहाँ साध्य किसको कर रहा है? वो साध्य क्या है उसके द्वारा? किसको साध रहा है इस पर्वत में? अग्नि को साध रहा है ना। अग्नि को। वन्ही, वन्ही क्या हुई? साध्य। अग्नि। साध्य। वन्ही क्या हो गई? साध्य। तो किसके द्वारा साध रहा है उस वन्ही को? क्या देखा उसने जिसके द्वारा साध्य कर रहा है वो वन्ही को? धुएं के द्वारा। धुएं को। धूम के द्वारा। धूम क्या हुआ? हेतु। किसी हेतु के द्वारा ही हम किसी चीज को साध्य करते हैं ना। जी जी। किसी हेतु के द्वारा साधते हैं ना। कोई उचित हेतु होगा तभी उसका साधन होगा, तभी वो साधित होगी। और कहाँ साध्य है वो? पक्ष में, यानी पर्वत में। हेतु के द्वारा साध्य कहाँ साध्य है? कहाँ साधित हो रहा है? पक्ष में, पक्ष में। ठीक है ना। जी। तो पक्ष धर्म व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता है ना। व्याप्ति मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये जो व्याप्ति है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसी व्याप्ति, ऐसी विशिष्ट व्याप्ति को, है ना, ऐसी विशिष्ट व्याप्ति का ज्ञान जिस परामर्श से हो रहा है ना, उस परामर्श को क्या कहते हैं? व्याप्ति। अनुमान। अरे ऐसा हमने ज्ञान किया, जैसे व्याप्ति है ना। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति हुई, ठीक है। इस व्याप्ति से जो विशिष्ट ज्ञान हुआ, क्या हुआ हमें? कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है ना। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा। व्याप्ति से जो विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है, व्याप्ति से जो युक्त, यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इससे युक्त जो पक्ष धर्मता ज्ञान है वही क्या कहलाता है? परामर्श। पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है? कि यहाँ पर्वत में भी अग्नि है, ऐसा ज्ञान, है ना। इस प्रकार का जो ज्ञान कहलाता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वही क्या है? परामर्श। परामर्श। ठीक है। जी जी। अर्थात पर्वत में जो उपस्थित धुआं है ना, उस धुएं से अग्नि की सिद्धि करनी है ना। और वो अग्नि सिद्धि करनी कहाँ है? पक्ष में, यानी पर्वत में, है ना। तो उसमें जो धूम आदि वृत्ति का ज्ञान है ना, इसी को क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता ज्ञान।
तो धूम आदि ज्ञान से जो अग्नि की सिद्धि वो उसमें कर रहा है वही क्या कहलाएगा? पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है। और जब वो पक्ष धर्मता ज्ञान किससे युक्त होगा? व्याप्ति से, है ना? किससे युक्त होगा? व्याप्ति से। इन तीनों जगह उसने व्याप्ति देखी, प्रत्यक्ष। उस व्याप्ति से युक्त जब वो पक्ष धर्मता ज्ञान होगा तो वो क्या कहलाएगा? परामर्श। परामर्श। तभी वो बात उधर कह रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट यानी व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वही क्या कहलाता है? परामर्श। परामर्श। ठीक है ना? जी जी। दोबारा समझ लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। वन्ही से व्याप्य क्या है? धूम। ठीक है, ठीक है ना? एक बात बताइए, आप लोग व्याप्य व्यापक जानते हैं? व्याप्य किसे कहते हैं और व्यापक किसे कहते हैं? जी। क्या है व्याप्य और क्या है व्यापक? जैसे ये जो आकाश है, देखिए या सुनिए, देखिए 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 जाने दीजिए। देखिए लिखिए, इसको लिख लीजिए, ये याद रहेगा तो आप आसानी से पहचान जाएंगे ना। ठीक है, व्यापकत्वम और न्यून देश वृत्तित्वम। व्याप्यत्वम। ठीक है, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। ठीक है, अधिक देश में रहने वाले को क्या कहते हैं? व्यापक। और न्यून देश में रहने वाले को क्या कहते हैं? व्याप्य। ठीक है ना? क्लियर है ये? आवाज आ रही है हमारी? ऐसे ही क्लियर है, अभी लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, चलिए लिख लिया ये? जी। चलिए, अभी क्लियर हो गया ना? व्याप्य और व्यापक। अधिक देश में जो रहता है उसे व्यापक कहते हैं और न्यून देश में जो रहता है उसे व्याप्य कहेंगे। ठीक है, अब व्याप्य अग्नि और धूम में कौन व्याप्य है और कौन व्यापक है ये हम कैसे जानेंगे, है ना? तो इसको आप ही लोग बताएंगे। देखिए कौन व्याप्य है कौन व्यापक है। देखिए अग्नि व्याप्य है और धूम व्यापक है। अभी देखिए और समझ जाएंगे आप लोग। 3 जगह अनुमान किया था हमने कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं जरूर है। ठीक है, अभी तक दोनों बराबर चल रहे हैं। जहां अग्नि मिली वहां धुआं भी मिला हमें। ठीक है, दोनों बराबर चल रहे हैं, अभी तक दोनों को बराबर अंक मिले हुए हैं। ठीक है, दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। उस प्रतिस्पर्धा में दोनों समान अंक लेकर के चल रहे हैं। 3 अंक धुएं के पास है और 3 ही अंक किसके पास है? अग्नि के पास में। ठीक है, अग्नि के पास। जी। 3 जगह अग्नि था तो 3 जगह धुआं भी था। लेकिन आप ये देखिए, एक अयोगोलक, अयोगोलक मतलब लोहे का एक गोला। ठीक है, लोहे का एक गोला। उस गोले को जब हम अग्नि में तपाएंगे तो वो गोला कैसा हो जाएगा? अग्नि आ जाएगा ना उसके अंदर? गर्म हो जाएगा। जी, गर्म हो अग्नि जाएगा। आ जाएगा ना उसके अंदर? आ जाएगा ना अग्नि? जी। तो यहाँ धुआं होगा क्या? नहीं। जी नहीं। अग्नि है लेकिन धुआं यहाँ नहीं है, नहीं। है ना? नहीं है। नहीं है। तो अब जैसे हमने जो व्यवहार किया था कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये तो बात ठीक है कि बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये बात सत्य होगी कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होगा? नहीं। 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 नहीं होगी, है बिना ना? धुएं के क्यों? भी अग्नि क्योंकि होगी। यहाँ तो धुआं है ही नहीं लेकिन अग्नि है। जी। ये बात आपकी ठीक है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि जरूर होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होगा ऐसा नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना? कि ऐसा तो नहीं पजल बन रहा हो आप लोगों के लिए कि जहां जहां वहां वहां जी समझ नहीं, में नहीं आ रहा है कुछ? समझ में सबको आ आ रहा है ना रहा है। समझ में?
चलिए तब तो ठीक है, समझ में जी। सबको आ रहा है। तो थोड़ा सा भी शंका हो तो पूछ लीजिएगा, किसी को भी कोई भी शंका हो, है ना। तो अधिक देश में कौन रहा? अग्नि। अग्नि। अधिक देश में कौन रहा? अग्नि, है ना, अग्नि। क्योंकि धुआं 3 जगह में रहा और अग्नि ऐसी जगह में भी आ गया। अब अयोगोलक से जितने भी स्थान हैं जहां भी ये जा सकता है अग्नि, वैसी जगह ले जाना है इसको। ठीक है, तो अधिक देश वाला कौन है? अग्नि। तो क्या कहलाएगा अग्नि? व्याप्य या व्यापक? व्यापक। व्याप अग्नि व्यापक होगा। कहलाएगा अग्नि व्याप्य या व्यापक? व्यापक। बोलिए। अग्नि व्यापक, व्यापक है है। ना। अधिक जी। देश में जी। रहने वाला है अग्नि, है ना। 3 जगह पे तो रहा ही, चौथा स्थान ये भी ले गया वो, है ना। तो व्यापक कौन हुआ? अग्नि। और व्याप्य कौन हुआ? धूम। ठीक है ना, धूम। धूम। जी। जी। क्लियर है ना। जी। और अच्छे से भी हम जब व्याप्ति पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे इसको अभी। ठीक है, इतना अभी समझिए आप लोग, है ना। क्या कह रहे हैं आगे ये? यथा वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शा। जिस प्रकार से ये ज्ञान होता है, जैसे वन ही से व्याप्य, वन ही के द्वारा व्याप्य ये धूम वाला पर्वत है ना, इसी को क्या कहते हैं? परामर्श, है ना। तज्जन्यम पर्वतो वन्हिमान इति ज्ञानम अनुमिति। तो ये भी कैसा है? जिस प्रकार से हमने 3 जगह अनुमान किया था, है ना, 3 जगह अनुमान करके आए थे ना हम, कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होता है। तो इस पर्वत में भी हमने क्या देखा? धुआं देखा, है ना। इस पर्वत में भी क्या देखा हमने? धुआं। तभी तो धुआं। अग्नि है ऐसा, वही व्याप्य, है ना। धूम वाला ये पर्वत है, यानी व्याप्य है इसमें और धूम वाला है यह पर्वत। ऐसा परामर्श उत्पन्न हुआ ना, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ ना। जी। 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 उस धुएं को देख करके ही तो अग्नि का ज्ञान हुआ ना हमें। तज्जन्यम जी। पर्वतो जी। वन्हिमान। उसके द्वारा क्या जनित हुआ? हमारे हमारे अंदर कैसा ज्ञान जनित हुआ? कि पर्वतो वन्हिमान, पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? अयम ज्ञानम अनुमिति। इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमिति। अनुमिति। क्लियर है ये? जी। जी। चलिए, अब देखिए, हटा दें सबको ना। जी। अब आई व्याप्ति, अब और अच्छे से समझते हैं इस व्याप्ति को। चलिए पढ़िए कोई फटाफट। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। ठीक है ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इसी साहचर्य नियम को क्या कहते हैं? व्याप्ति। ठीक है ना, व्याप्ति। जी। इसी साहचर्य नियम को क्या कहते हैं? व्याप्ति। देखिए, अब इसमें जो व्याप्ति का लक्षण है ना, वो सिर्फ इतना ही है। व्याप्ति क्या है? तो साहचर्य नियमो व्याप्ति। और ये क्या है इसका? जहां हम इस व्याप्ति को घटाएंगे। ठीक है ना, लक्षण क्या है इसका? साहचर्य नियमो व्याप्ति। और ये क्या है? इसका अभिनय अंश है। क्या है ये? अभिनय अंश। ठीक है, जहां ये व्याप्ति घटाई जाती है। ठीक है ना। साहचर्य किसे कहते हैं? साहचर्य का मतलब क्या है? इसका जिस नियम को जिसके नियम को व्याप्ति कहा जाता है वो साहचर्य है क्या आखिरकार? तो साहचर्य को कहते क्या है? तो साहचर्य का मतलब है समानाधिकरण। साहचर्य किसे कहते हैं? आवाज समानाधिकरण। आ रही है?
समानाधिकरण, जी ठीक आ है ना। रही है। यानी जी वन्ही और धूम का, है ना, धूम का और अग्नि का, दोनों का एक ही अधिकरण में रहना, समानाधिकरण में रहना, है ना। एक ही अधिकरण है जिसमें धूम भी रहता है और वन्ही भी रहती है, इसी को क्या कहा जाता है? साहचर्य। सहचर्य, ठीक है ना। सहचरति इति जी सहचरः, जो साथ में चलता है ना। जहां जहां धुआं जाएगा वहां वहां वन्ही जाएगी, लेकिन जहां जहां वन्ही जाएगी वहां वहां धुआं नहीं जाएगा। नहीं लेकिन जाएगा। जहां जहां धुआं जाएगा वहां वहां वन्ही जाएगी। अभी किसी साधारण व्यक्ति को बोल दो कि जहां जहां धुआं जाएगा वहां वहां वन्ही जाएगी, लेकिन जहां जहां वन्ही जाएगी वहां वहां धुआं नहीं जाएगा, तो पागल हो गया, क्या बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कुछ भी एक ही बात को घुमा के बोल रहे हो। लेकिन ये तो हम ही जानते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। तो ये समझ में आ गया ना, समानाधिकरण। जी अग्नि और धूम समानाधिकरण से, है ना, एक ही साथ जिस अधिकरण में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? साहचर्य, ठीक है ना। और इस समानाधिकरण का ही नियम, यही साहचर्य नियम, यही समानाधिकरण नियम, कि जहां जहां आग है वहां वहां, सॉरी, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यही साहचर्य नियम, है ना। अयम एवं नियम, यही साहचर्य नियम क्या कहलाता है? व्याप्ति। इस साहचर्य नियम को दोनों के, है ना, इसी साहचर्य नियम को क्या कहते हैं? व्याप्ति। यानी जहां व्याप्ति। धुआं है वहां अग्नि जरूर होगा, ऐसा ही साहचर्य नियम, ये जो निश्चितता है ना, इसी को क्या कहते हैं? व्याप्ति। जैसे लीजिए पर्वतो वह्निमान, ठीक है, पर्वतो वह्निमान, ठीक है, ये हमने लिया। इसका अर्थ क्या होगा? यानी पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है, ठीक है ना। इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? इसमें धुआं व्यापक है हाँ, और अग्नि आगे लिख व्याप्य लेंगे है। धूमान, धूमवत्वात्, ठीक है, पर्वतो जी वह्निमान धूमवत्वात्। तो व्याप्य कौन है? धूम। व्याप्य और व्यापक कौन है? अग्नि है। व्याप्य वन्ही अग्नि और व्यापक है, ठीक है ना। फिर से बोलिए ये इसमें। हमने समझ एक बार ये फिर हमने से समझ बता ही लिया था कि दीजिए। अधिक देश, क्या जी? अच्छा, जो एक पीछे बार फिर पढ़ा से बता वहीं पर दीजिए। यहाँ पर होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप लोग? एक बार फिर फिर से से बता पढ़ा दीजिए। दीजिए इसको। अच्छा, देखिए, यहाँ पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, इस वाक्य में व्यापक कौन है? वन्ही, अधिक देश में रहता है, हमने जाना ही था ना। क्यों है व्यापक ये? जी अधिक देश में रहने के कारण जी व्यापक कौन है? वन्ही, है ना। अग्नि। और व्याप्य जी कौन है? धूम, क्योंकि वो न्यून देश में रहता है अग्नि की अपेक्षा, है ना। ऐसे अयोगोलक में जी हमने इसको घटा के देखा था, है ना। जी अयोगोलक में धूम को हमने घटा के देखा था। अब देखिए, यदि एक दृष्टि से देखा जाए, है ना, धूम क्या है? नियमता अग्नि का सहचर है ना। धूम क्या है? धूम अग्नि का सहचर है ना। क्योंकि जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां अग्नि रहता है ना। जी लेकिन क्या अग्नि धूम का सहचर है? नहीं नहीं ये इसका सहचर नहीं है, नहीं है। नहीं है। है ना। क्योंकि जहां जहां अग्नि रहेगा वहां वहां धूम नहीं रहेगा, तो सहचर कौन हुआ? धूम और अग्नि। धूम अग्नि का सहचर हुआ, है ना। अग्नि धूम का सहचर जी नहीं होता। नहीं। इसी सहचर्य नहीं है। नियम को, इन दोनों के ही सहचर्य नियम को क्या कहा जाता है? व्याप्ति, ठीक है ना। जी यानी हम जी ये व्यवहार कर सकते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, ठीक है ना। जी जी ये क्लियर है ना। अब देखिए, अग्नि क्या है? साध्य है। हमने देखा था क्या, कहा, महानस चत्वर गोष्ठ इत्यादि में, कि जहां जहां धुआं दिख रहा था हमें वहां वहां अग्नि भी देखा था हमने,
दोनों को साथ साथ देखा था, साहचर्य नियम था दोनों का। अब ये पर्वत कैसा है, पर्वत भी कैसा है, धूम वाला है, धुआं दिख रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वन ही है, तो इसके अंदर क्या अनुमान करेंगे हम, वन ही का अनुमान करेंगे, क्योंकि पर्वत में हमें धुआं दिख रहा है, धूम वाला होने के कारण कैसा है, वन ही वाला है ये, इसके अंदर भी क्या है, अग्नि है, ऐसा हम निश्चित करेंगे ना, जी निश्चित करेंगे ना अग्नि को धुआं देख करके पर्वत में। जी जी तो सिद्धि किसकी की जा रही है, अग्नि की, निश्चितता किसकी की जा रही है, अग्नि की, तो अग्नि क्या कहलाएगा, साध्य, है ना, साध्य जी। कौन हुआ, अग्नि, अग्नि क्योंकि हमने देखा था कि जिन जिन स्थानों पर धुआं था वहां वहां अग्नि जरूर था, ऐसा नियम हम लेके चले, इस नियम के, इस साहचर्य, यही क्या था, साहचर्य नियम, इस साहचर्य नियम के अनुसार हमने धुएं को देख करके अग्नि के साथ जो संबंध है उसका साहचर्य नियम संबंध है ना, उस साहचर्य नियम से यहाँ अग्नि की साध्यता सिद्ध की है ना, अग्नि वाला ये पर्वत है, ऐसा हमने निश्चित किया। हम्म, और जहां ये साध्य सिद्ध किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, पक्ष, जी ठीक है ना। अब देखिए, जी अब उस पर्वत में उस धुएं का रहना ही क्या कहलाता है, पक्ष धर्मता, यानी जो पक्ष है पर्वत, उसमें धर्म कौन है, धुआं, उस धुएं का रहना ही पक्ष धर्मता है, ठीक है ना, उस धूम का रहना ही क्या है, पक्ष धर्मता। अग्नि के ज्ञान में हेतु कौन है, धूम, है ना, उस धूम का पर्वत में रहना पक्ष धर्मता ज्ञान है, ठीक है। जी 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 अब ये व्याप्य, व्यापक, व्याप्ति, ये तीनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। जी जी कोई एक लाइन में बता सकता है ये तीनों चीजें मुझे, एक लाइन में व्याप्य, एक लाइन में व्यापक और एक लाइन में व्याप्ति, तीनों को एक एक लाइन में कर सकता है कोई क्लियर। विशिष्ट न्यून पक्ष देश में रहने वाला व्याप्य है, जैसे, और जैसे धुआं, और अधिक देश में रहने वाला व्यापक तो है जैसे अग्नि, और व्याप्ति 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 जहाँ साहचर्य जहाँ धुआं है, साहचर्य नियमों व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होगा, साहचर्य नियमों धूम और व्याप्ति। अग्नि की जो साहचर्य है ना, धूम का अग्नि के साथ जी, जो सहचर जी। संबंध है वही क्या कहलाएगा, व्याप्ति, वही सीधी सी व्याप्ति बात है, वही व्याप्ति है ना, जी क्लियर है ना। जी सर। जी कितना टाइम हुआ है अभी, 8:25। 8:25 8:25, चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब देखिए तीन चीज समझ में आ गई ना, व्याप्य, व्यापक और व्याप्ति, तीन चीजें समझ में आई, जी है ना, जी साहचर्य नियम समझ में आ गया कि जहां जहां धुआं है जी। वहां वहां साहचर संबंध से जहां भी दो चीज रहेंगी, व्याप्य और व्यापक दोनों साहचर संबंध से जहां रहेंगे उसी को क्या कहेंगे, साहचर्य नियम, ठीक है, ठीक है ना। जी 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 अनुमिति क्या है, जो हमने परामर्श से ज्ञान किया था, है ना, परामर्श ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है ना, परामर्श ज्ञान ही क्या कहलाता है, अनुमिति, ऐसा हमने जाना था ना। जी जी उसके बाद में फिर साध्य था, साध्य समझ गए, साध्य किसे कहते हैं, तो साध्य को सीधा सीधा ये समझेंगे, हेतु के द्वारा, है ना, जहां हमने दोनों चीजें एक साथ देखी, है ना, उसके बाद में जो पक्ष है, पक्ष, पक्ष में हेतु के द्वारा जिसको साधा जाए, हेतु कौन है, धुआं, उस धूम के द्वारा पर्वत पक्ष में, पर्वत रूपी पक्ष में जिसको साध्य किया जा रहा है, साधा जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, साध्य, यानी जिसका अनुमान द्वारा निर्णय किया जा रहा है, अग्नि का अनुमान द्वारा ही निर्णय कर रहे हैं ना हम, पूर्व में हमने प्रत्यक्ष किया 3 जगह पर, फिर आके क्या कर रहे हैं हम, पर्वत में उसका अनुमान कर रहे हैं, तो अनुमान द्वारा जिसका निर्णय किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, साध्य, साध्य। ठीक है, साध्य। ठीक है ना।
और जिसके ज्ञान के द्वारा साध्य का निर्णय किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? हेतु। तो हेतु। क्या बात है ना? हेतु के ज्ञान के द्वारा ही साध्य का निर्णय कर रहे हैं ना। और जिसमें जी। उसका निर्णय किया जा रहा है साध्य का, पक्ष। पक्ष, पर्वत। पक्ष, पक्ष। क्या बात, बहुत सुंदर। ठीक है ना। अब देखिए, जो व्याप्य है हमारा वन ही, है ना, सॉरी धूम, व्याप्य, उस व्याप्य का पर्वत में रहना क्या कहलाएगा? पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। अब ये भी हम लोग आगे जानने वाले हैं ना, व्याप्य से पर्वतातिवृत्ति तत्व पक्ष धर्मता का निरूपण आगे होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? क्लियर? जी। जी। आपके उत्तरों से लग रहा है आप लोगों को अच्छा आ रहा है समझ में। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोग।